अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम ब्रो। तो आज हम जो कवर कर रहे हैं वो है कंप्यूटर साइंस का पास पेपर 2024 का। 2025 हमने ऑलरेडी कर चुका है। और तो हमने आपको पहले भी बोला है कि जो है पास पेपर्स में हम लोग सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि थ्योरी आप कोई भी आपके पास अवेलेबल नोट्स हैं उससे कर सकते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब क्लियर होता है तो हम आप जो भी नोट से पढ़ेंगे वो भी इजी हो जाता है आपके लिए। और अगर आप कुछ भूल भी जाएं एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, आपके दिमाग से कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर भी होता है, तो उस टाइम पे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा चीज़ को लेके तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो इसलिए अभी हम आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। तो पहला सवाल हमारे पास है, लिस्ट ऑफ एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ डिज़ाइन फ्लो चार्ट। डिज़ाइनिंग फ्लो चार्ट वाला सवाल 2025 में भी आया था और 2024 में भी आया है। और इसको हम कुछ इस तरीके से समझाते हैं, जैसे एक एग्जांपल दी हुई है हमने फ्लो चार्ट की। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है डिज़ाइनिंग अ फ्लो चार्ट, कि हम अंडरस्टैंड ईजी कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को, और कोड को भी फिर हम ईजिली लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक हमारा एक कोड था, ए और बी को सिर्फ प्लस कराना था, हमें सम कराना था। बट अब हम उसका कोड कैसे लिखेंगे? उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, दो चीज़ें करनी पड़ती हैं। एल्गोरिदम लिखना होता है, फ्लो चार्ट बनाना होता है। तो फ्लो चार्ट की तो क्या करेंगे हम, स्टार्ट हुआ कोड, सही है, फिर कुछ भी ए होगा वो उसको लेगा, रीड ए। फिर क्या होगा, बी को लेगा, रीड बी। फिर कैलकुलेट सम ऑफ ए एंड बी, मीन्स हम ए और बी को प्लस कर देंगे। उसके बाद जो भी सम होगा उसको प्रिंट करेंगे, एंड देन हमारा कोड एंड हो जाएगा। तो एक फ्लो चार्ट के सामने आने से हमारा कोड क्या हो गया, अंडरस्टैंड आराम से हो गया। एक नॉन टेक्निकल या नॉन प्रोग्रामर भी हम आसानी से ये फ्लो चार्ट को देख के समझ सकता है। तो पहला एडवांटेज क्या हो गया, ईजी टू अंडरस्टैंड। अब दूसरा एडवांटेज क्या हो सकता है इस कोड का, कि वो सॉरी फ्लो चार्ट का, कि हमने फ्लो चार्ट सामने बनाया हुआ है, हमने कोड लिख दिया, कोई भी एरर आ गया तो हम देखेंगे भाई फ्लो चार्ट के अंदर कि हमारे स्टेप्स क्या क्या थे। सबसे पहले ए को रीड करना है, बी को रीड करना है, फिर उनका सम कराना है, उनको प्रिंट करा देना है। फिर हम हर स्टेप वाइज वो कोड की लाइन देखेंगे कि क्या इस स्टेप में तो एरर नहीं आया, क्या इस स्टेप में तो नहीं आया। तो इसलिए हमारा एरर को पकड़ना इजी हो जाता है एक फ्लो चार्ट की मदद से। तो दूसरा एडवांटेज हमारे पास क्या आ जाता है, इजी टू डिटेक्ट एरर। एक फ्लो चार्ट का तीसरा एडवांटेज ये हो सकता है कि हम प्लानिंग अच्छी कर सकते हैं, हम अपने फ्लो चार्ट को बेटर कर सकते हैं ताकि हम कोड अच्छा लिख सकें। एक प्रॉब्लम को अच्छा सॉल्व करने के लिए एक बेटर प्लानिंग कर सकते हैं थ्रू आर फ्लो चार्ट। तो तीसरा और मेन एडवांटेज इसका क्या होगा, बेटर प्लानिंग। ये तीन एडवांटेजेस हैं टू हैविंग अ फ्लो चार्ट फॉर अ प्रॉब्लम। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ व्हाट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये क्वेश्चन भी हमारा 2025 में भी आया था और 24 में भी आया है, और ये बहुत ही कोई इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होगा, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को दी जाए ताकि वो उसके ऊपर काम कर सके। हमारा कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता। हम जिस तरीके से आपसे बात कर रहे हैं वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, 010101 की। तो उस 0101 के लिए भी हमें एक हाई लेवल लैंग्वेज चाहिए होती है, जो कि हमारी क्या होती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि वो जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने फ्लो चार्ट में ए प्लस बी करके दिखाया आपको। हम कंप्यूटर को कैसे बताएं, थ्रू आ कंप्यूटर प्रोग्राम। हम उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई पहले ए लो, फिर बी लो, फिर दोनों को ऐड करो, फिर उनका सम लिख दो। तो ये क्या होगी, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और जिसमें हम जिस भी लैंग्वेज में हम इसको लिखेंगे वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी और एक वो कंप्यूटर प्रोग्राम बन जाएगा। सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। नेमिंग वेरिएबल का मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी वेरिएबल देना चाहें अपने प्रोग्राम के अंदर, फॉर एग्जाम्पल टोटल मार्क्स हो गए, टोटल माई एज हो गई,
कुछ भी, ये एक वेरिएबल हम बना सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, बट हम इसको कैसे लिखेंगे, इसके कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको हमें दिमाग में रखना है ताकि हम एरर ना कर सकें। पहला रूल ये है कि बीच में गैप नहीं आएगा। मीन्स कि अगर हम एक एज का इंटीजर बनाते हैं कि माई एज का इंटीजर, क्योंकि एज किस में आती है, इंटीजर में आती है, तो ये इंट में ही होगा, इंट माई एज। तो ये जो बीच का गैप है ना, ये नहीं हो सकता। अगर ये हुआ तो एरर हो सकता है। तो फिर हम इसको लिखने के लिए हमें कंबाइनली माई एज लिखना पड़ेगा ताकि हम इसको सही से लिख सकें। इसके अलावा वेरिएबल के अंदर नंबर्स नहीं आ सकते। फॉर एग्जांपल टोटल मार्क्स का अगर हम वेरिएबल बना दें तो हम इंट 1 टोटल मार्क्स नहीं कर सकते, ये भी एरर। सबसे पहले तो इसमें हमने स्पेस नहीं दिया, अगर स्पेस भी देंगे तो भी एरर आएगा। हम इसमें नंबर भी यूज़ नहीं कर सकते, फिर भी एरर आ सकता है। तीसरा क्या हो गया, हम स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज़ नहीं कर सकते नेमिंग अ वेरिएबल में, तो हम इसका @टोटल मार्क्स भी नहीं कर सकते। दिस इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग। हम सिर्फ कैसे लिख सकते हैं इसको, टोटल कैपिटल हम बिल्कुल ले सकते हैं, स्मॉल ले सकते हैं, बट ना हम बीच में स्पेस दे सकते हैं, ना हम नंबर लगा सकते हैं, ना हम स्पेशल कैरेक्टर लगा सकते हैं। तो अगर हमें कोई भी वेरिएबल देना है तो हम डायरेक्टली इंट टोटल मार्क्स करके लगा देंगे, और सेमीकोलन हमेशा लगाना है टू टर्मिनेट द लाइन। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 विच इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। सही, तो सोर्स कोड क्या होता है, जो कोड आप अपनी कोई भी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम बेसिकली C++ में लिखते हैं, तो C++ का जो भी कोड आपका फाइनल होगा वो हमारा क्या होगा, सोर्स कोड होगा, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, जो कंप्यूटर के लिए फाइनल कोड होता है, नॉट फॉर अस, नॉट इट्स फॉर कंप्यूटर। सही, तो सोर्स कोड हमारा अपने लिए होता है और ऑब्जेक्ट कोड कंप्यूटर के लिए होता है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि कंप्यूटर 0101 की लैंग्वेज समझता है, तो फॉर 0101 हमारा ऑब्जेक्ट कोड यूज़ होता है, नॉट अ सोर्स कोड। सोर्स कोड कंपाइल होके 0101 में हो जाता है, जो कि एक ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है बाद में। सही, तो ये हमारा हो गया फॉर ह्यूमंस, फॉर कंप्यूटर। इसको हम किसी भी तरीके से, जैसे आपका कोई भी प्रोग्राम है वैसे तरीके से लिख सकते हैं, एज इंक्लूड IOStream इंट मेन, इस तरीके से कोई भी सोर्स कोड होगा, और जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो हमारा 010101 की फॉर्म में होता है। सही, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये क्वेश्चन भी हमारा 2025 में आया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं, तो जाके हम इसमें थोड़ा सा जो नई चीज़ें हैं वो डिस्कस कर सकें, तो आप पिछली वीडियो भी जाके देख सकते हैं वो वाला पार्ट इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ राइट द पर्पस ऑफ फॉलोइंग एस्केप सीक्वेंस \n \t and \b। तो ये क्या होता है बेसिकली, दिस इज़ यूज फॉर, और इसमें हम बता भी चुके हैं एस्केप सीक्वेंस के लिए। फॉर एग्जांपल से पहले तो हमारे पास आता है \n \t and \b। तो दिस इज यूज फॉर अ न्यू लाइन, दिस इज यूज फॉर tab space you can also say, or this is used for backspace।
अब हम इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम अपना कोड में लिखें सी आउट ए और फिर हम डाल दें इसमें बैकस्लैश एन बी, तो अब हम ये कैसे काम करेगा जब भी अगर हमारे पास आउटपुट आएगा। फॉर एग्जांपल हमने इसको स्ट्रिंग में लिख दिया, ठीक है, तो ये कैसे आएगा, ए आउटपुट में आएगा, फिर बी हमारा क्योंकि न्यू लाइन आ चुकी है तो फिर ये किस तरह आएगा बी, ठीक है। तो ये हो गया एन। अब यही चीज़ अगर हम टैब में करना चाहें, फॉर एग्जांपल टैब, तो यही चीज़ अब बदल जाएगी, एक टैब का स्पेस आएगा और बी ये आउटपुट में आएगा। और अगर हम इसको बैक स्पेस में लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल कि हमने लिखा ए बी सी बैकस्लैश बी और डी। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो है लास्ट जो एलिमेंट था वो बैक स्पेस होके ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह डी आ जाएगा, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ए बी एंड डी। एक स्पेस हमारी बैक हो चुकी है, जो भी हमारे पास एक स्पेस बैक था वो हट चुका है, रिमूव हो चुका है और उसकी जगह अगला एलिमेंट आ चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ व्हाट डिफाइन आइट्रेशन एंड लूप। आइट्रेशन एंड लूप मेनली हम किस में यूज़ करते हैं, लूप्स के अंदर, फॉर लूप, डू वाइल लूप, ठीक है। तो आइट्रेशन और लूप होती क्या क्या है, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको कि एक चीज़ हमें बार बार चलानी है, इंक्रीमेंट करके बार बार चलानी है, तो इसका क्या मतलब हुआ, वो आइटर हुई जा रही है, +1 हुई जा रही है, चले जा रही है। तो और लूप क्या होता है, बार बार चलाना। तो इसलिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं फॉर का लूप, जिसके अंदर हमें आइट्रेशन पता होती है पहले से ही। फॉर हम सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं इसके अंदर i = 1, मतलब हमारा लूप शुरू होगा 1 से, फिर i 5 तक चलेगा और प्लस प्लस होता रहेगा। अब इसमें क्या करना है, हमें अपना लूप 5 बार चलाना है, मतलब आइटर कितनी बार होगा, 5 बार होगा। अब हम इसमें कुछ भी करा सकते हैं, जैसे सी आउट नेम, तो इसमें जो है नेम 5 बार प्रिंट होगा क्योंकि हमने आई क्या लिया है, 5 लिया है। तो इसका जो भी आउटपुट आएगा वो किस तरीके से आएगा, नेम 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 एंड नेम। तो दिस इज़ कॉल्ड आइट्रेशन। कितनी बार आपको चलाना है उतनी बार आपने लूप में डिफाइन करना होता है और उतनी बार ही आपका लूप चल रहा है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर तो आप सबको ही पता होगा, जैसे प्लस माइनस डिवाइड ग्रेटर देन लेस देन होता है, और हम इसमें लिख भी देते हैं एक बार यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें आपको लॉजिकल में होती हैं, पता होंगी। बट हमारे पास कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स भी होते हैं। ये क्या होते हैं, ये हम यूज़ करते हैं टू कंबाइन द स्टेटमेंट्स। मीन्स जैसे कि हम लूप में यूज़ करते हैं कि फॉर या कोई भी कंडीशन में अगर हम बोलते हैं कि a = 5 होना चाहिए और इसके साथ साथ तो हम यहाँ पे लगाते हैं एंड b = 3 के होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें कंबाइन करेंगे अगर एक ही चीज़ में, तो हम यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर लगाते हैं विच इज़ एंड, और हम इसमें ये भी लगा सकते हैं दिस इज ऑल्सो अ रिलेशनल ऑपरेटर टू कंबाइन द स्टेटमेंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन क्यू एंड स्टैक। सबसे पहले तो क्यू स्टैक। क्यू हमारी कुछ किस तरीके से बनती है, इस तरीके से बनती है।
और स्टैक हमारा बनता है कुछ इस तरीके से। सही, तो हमारा जो क्यू होता है उसमें क्या चीज़ है, इट्स लाइक एन एटीएम। आप एटीएम में कभी भी जाते हैं पैसा निकालने तो उसमें क्या बनी हुई होती है, एक क्यू बनी हुई होती है। जो पहले आया है वही पहले एटीएम में जाएगा, पैसे निकालेगा, बाहर आएगा, फिर दूसरा जाएगा। तो फॉर सपोज ये एक लाइन है बंदों की, ठीक है। तो इसमें हम यूज़ करते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो बंदा पहले आया है वही पहले जाएगा, फिर जो बंदा अगले नंबर पे आया है फिर वो जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, फिर चौथा जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास है स्टैक। स्टैक में क्या होता है, स्टैक कुछ तरीके से बनता है। सबसे पहले तो अब हम इसको एक एम्प्टी स्टैक ले लेते हैं सबसे पहले, सही है। अब ये हमारा है एम्प्टी स्टैक, ठीक है। अब हम सबसे पहले स्टैक के अंदर चीज़ें डालते हैं। पहले चीज़ आएगी वो यहाँ आके लग जाएगी, फिर दूसरी चीज़ आएगी, फिर यहाँ आके लग जाएगी। इस तरीके से स्टैक फुल होता रहता है, ठीक है। बट जब उसको निकालने का टाइम आता है तो हम पहली चीज़ को नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास ऊपर वैसी बहुत सारी चीज़ें। तो जो लास्ट वाली चीज़ है वो पहले बाहर आएगी, फिर दूसरी सेकंड लास्ट, इसी तरीके से ये सारी चीज़ें बाहर आती जाएंगी। तो इस तरीके से लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो चीज़ लास्ट में आई थी वही सबसे पहले निकलेगी। So now question number 11, which is define the following: syntax error, logical error और compiler and interpreter। हम ये चारों चीज़ें आपको एक साथ समझा देंगे, ठीक है, क्योंकि हम अभी फ़िलहाल आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। तो पहली चीज़ है हमारे पास क्या, सिंटैक्स एरर। दूसरी चीज़ है लॉजिकल एरर। थर्ड वन इज कंपाइलर। फोर्थ इज इंटरप्रेटर। सो नाउ सिंटैक्स एरर क्या होता है। सबसे पहली बात ये कि आपने कोड में कोई ऐसी चीज़ गलत कर दी जो कि उसके सिंटैक्स में नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने लाइन लिखी और बीच आखिर में ये सेमी कॉलन नहीं लगाया, जो कि मस्ट है, तो यहाँ जो एरर आएगा वो सिंटैक्स एरर आएगा। आपने ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट बंद नहीं किया, ये भी क्या है, मस्ट चीज़ है करने वाली। तो जब तक आप ब्रैकेट को पूरा नहीं करोगे वो नहीं हटेगा एरर। कर्ली ब्रैकेट खोला, कर्ली ब्रैकेट नहीं बंद किया, ऑपरेटर गलत लगा दिया, या कोई चीज़ गलत डिफाइन कर दी, ये सारी चीज़ें जो भी आती हैं वो सिंटैक्स एरर के अंदर आती हैं, ठीक है। तो सिंटैक्स एरर वो है जो कोड में आपसे गलती हुई है, ठीक है। अब लॉजिकल एरर में आते हैं। लॉजिकल एरर में कोड के अंदर कोई गलती नहीं होती, बट उसकी लॉजिक में गलती होती है। फॉर एग्जांपल, सो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जो कोड में तो कोई एरर नहीं है, बट इसकी लॉजिक में एरर है। फॉर एग्जांपल आप देख लें, हमने 3 वेरिएबल्स डिफाइन किए ए, बी एंड सी। ए की वैल्यू 40, 50 एंड 60। हमें इसका क्या लेना है, सिंपल सा एवरेज लेना है। एवरेज का क्या मामला होता है, तीनों को प्लस करेंगे, जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही किया हमने और सी आउट एवरेज कर दिया। बट इधर क्या चीज़ गलत हुई है, क्या इस कोड में ये जो ए बी सी है ये इसको ए प्लस बी प्लस सी लेगा और आखिर वाले को डिवाइड बाय 3 करा देगा। क्यों, क्योंकि कोड को ये चीज़ नहीं पता। हम इसको ये बताएंगे किस तरीके से, यहाँ ब्रैकेट लगा के कि ये एक चीज़ है तीनों, तो फिर नाउ ये तीनों को ऐड करेगा और फिर उन तीनों को डिवाइड करा देगा 3 से। तो बकौल ऐसे में कोई हमारे पास सिंटैक्स एरर तो नहीं आया था, क्योंकि हमारा कोड सिंटैक्स वाइज बहुत सही था, बट लॉजिक में गलत था, तो इसका आंसर गलत आएगा हमारे पास। This is the main difference between syntax error and logical error. Now what is compiler and what is interpreter? Compiler क्या होता है, हमारे पास बहुत सी चीज़ आते हैं, जैसे C++ के लिए देव C++ हो गया, और जो आप ऑनलाइन करते हो वो क्या होता है, इंटरप्रेटर होते हैं। तो कंपाइलर में क्या होता है, ऑनलाइन भी कंपाइलर्स होते हैं, बट इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या फ़र्क है, मेन कंपाइलर जो होगा, आपने पूरा जो कोड लिखा हुआ है 1 to लास्ट लाइन, इट विल कंपाइल इट कम्प्लीटली, पूरा कंपाइल करेगा उसको
1 टू लास्ट, एंड देन उसके बाद उस कोड को रन करेगा। वो पहले चेक करेगा कि पूरे कोड में कोई एरर तो नहीं है, फिर क्या करेगा, आखिर में उसको रन करके जो भी आपके पास आउटपुट होगा वो दे देगा। बट ऑन दी अदर हैंड इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन उसको रन करता है। पहली लाइन चेक करेगा सही है, रन कर देगा, दूसरी लाइन चेक करेगा सही है, रन कर देगा। तो कहीं बीच में आके एरर आएगा तो वो वहाँ जाके रुकेगा। ठीक है, तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, कि ये पूरा कोड चेक करेगा फिर रन करेगा, ये लाइन बाय लाइन कंपाइल करके रन करता रहेगा। सो नाउ आवर 12th क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी आपको बताया था कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, 0101 की। बट फॉर दैट 0101 लैंग्वेज वी हैव टू राइट अ हाई लेवल लैंग्वेज ऑल्सो, विच इज़ कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++, पाइथन, JS, जो भी आप समझ लो, वो हमारी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, जो ह्यूमन रीडेबल होती है, बट हाई लेवल जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, ह्यूमन उनको राइट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ हो गई, पाइथन हो गई, JS हो गई, रस्ट हो गई, एंड सो ऑन, जो भी है हमारे पास बहुत सारी। बट लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो इंसान नहीं समझ सकता, हम नहीं समझ सकते, बट कंप्यूटर समझ सकता है, विच इज़ ऑफ 010101। ठीक है, हमारा जो प्रोग्राम होता है हाई लेवल का, वो जब कंपाइल होता है और उसको रन किया जाता है, तो वो जो कंपाइल होके बनता है वो 0101 लो लेवल में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद वो कंप्यूटर को दिया जाता है। फिर कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो 0101 की होती है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल एंड लो लैंग्वेज। So now we have the last question, which is define arithmetic assignment operator with example। arithmetic assignment operators क्या होते हैं, हमारे शॉर्टकट ऑपरेटर्स होते हैं, जो हम शॉर्टकट्स के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारा एक इंट x है जो कि 5 है। अब हमें क्या करना है, x के अंदर 5 को ऐड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, मेन हमारा क्या हो सकता है कि हम क्या कर दें कि भाई एक अलग से वेरिएबल ले लें y, जिसको हम डिफाइन ना करें, फिर y इक्वल्स टू x प्लस 5 कर दें, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 10 आ जाएगा। बट ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। हम अगर इसकी जगह अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर ले लें जो कि शॉर्टकट है, वो क्या हम कर सकते हैं, प्लस इक्वल्स टू लगा लें। ठीक है, तो x प्लस इक्वल्स टू 5। तो अब क्या होगा, इसमें डायरेक्ट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 प्लस 5 विच इज़ ऑल्सो अ 10। तो 5 हमें ऐड करना था, x की वैल्यू हमारे पास 5 थी, तो x हमारे पास 5 से ऐड हो गया। इसी तरीके से हमारे पास माइनस इक्वल्स टू भी होता है। फॉर एग्जांपल अब हमें 5 x में से 5 को माइनस कराना है, तो हम x माइनस 5 इक्वल्स टू 5 कर देंगे। तो अब हमारे पास x क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5 विच इज़ x इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक शॉर्टकट था इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। अगर हम इसी को उल्टा कर दें तो y को हम x माइनस 5 करते हैं, फिर वो 0 आता, तो हमने एक शॉर्टकट ले लिया इसका। एक और है हमारे पास ऑपरेटर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, जो कि मल्टीप्लाई करा देगा। तो x मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 5 क्या करेगा हमारा, x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ 25। तो ये हमारे क्या होते हैं, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। यही सारे क्वेश्चंस हमारे सेक्शन बी के थे। अब हम सेक्शन सी की तरफ जाते हैं। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन सी, जो कि लॉन्ग का होता है। तो थ्योरी आपने अपने नोट से देख लेनी है, बट कॉन्सेप्ट हम आपको समझा रहे हैं। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी क्वेश्चन आपको जो भी लॉन्ग में मिलता है वो एक प्रॉब्लम होती है कोड के लिए, जो भी आपको दिया जाता है उसको सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, बेसिक स्टेप्स। तो फॉर पहला स्टेप हमेशा क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम।
अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम के प्रॉब्लम आपसे रिजल्ट क्या चाहती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको एक जगह आप कर लेते हो। फिर आप उस प्रॉब्लम के लिए क्या करते हो, एक एल्गोरिदम बनाते हो, ठीक है। एल्गोरिदम क्या होता है ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हो, एल्गोरिदम बनाते हो। ठीक है, जब एल्गोरिदम बन गया फिर हम क्या करते हैं, सबसे मेन स्टेप फ्लो चार्ट बनाएंगे। उसका फ्लो चार्ट, जब फ्लो चार्ट बनता है फिर हमारा मेन कोड लिखा जाता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हम यहाँ पे किस में लिखते हैं, C++ के अंदर। तो our fifth step will be to write a code, and then our last step is to test the code कि क्या हमारा कोड सही भी चल रहा है या नहीं। तो ये 6 स्टेप्स हैं जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड है। आप इसकी डिस्क्रिप्शन या आप इसको जितना भी लंबा कर सकते हैं, आप अपने नोट्स से हेल्प ले सकते हैं और इसको कर सकते हैं। सो नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज give description of following codes and symbols which is include IOStream using namespace standard and int main। अभी हम C++ का कोड लिखते हैं, ये 3 चीज़ें लाजमी लिखते हैं। उनका क्या फ़ायदा और क्या मतलब होता है ये इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हैश इंक्लूड। ये चीज़ जो होती है ना, ये हमारी होती है लाइब्रेरी इंक्लूड कराने की, ठीक है। लाइब्रेरीज क्या क्या होती हैं कि हम जो मेन कोड लिख रहे हैं ना, उसमें अगर कोई हम मैथमेटिक का ऑपरेशंस कराते हैं तो उसकी एक अलग अलग लाइब्रेरी होती है। नॉट बेसिक ऑपरेशंस जो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन होती है, नॉट दैट बेसिक ऑपरेशंस, बट फॉर एडवांस ऑपरेशंस वी हैव टू ऐड अ मैथ लाइब्रेरी। इसके अलावा बहुत सी लाइब्रेरीज होती हैं जो कोड के हिसाब से हम ऐड कराते हैं, बट फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सी आउट कराने के लिए, सी इन लेने के लिए हम लोग जो मेन लाइब्रेरी लेते हैं वो हम इंक्लूड कराते हैं IOStream की। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हम सी इन सी आउट नहीं ले सकते यूज़र से। और सी इन सी आउट क्या होता है, इनपुट लेने के लिए और इनपुट बाहर करने के लिए। नाउ वी हैव सेकेंड वन वी हैव इज using namespace standard, std is known as standard, so using namespace standard, so now हम इसको लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड के नीचे। क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारा जो सी आउट का जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। कुछ इस तरीके से होता है, बट हम इसको बार बार नहीं लिखें, हर बार std कॉलन कॉलन नहीं लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को बार बार ना लिखने के लिए एक बार डिक्लेयर कर देते हैं ग्लोबली इंक्लूड के नीचे यूजिंग नेम स्पेस std, जिससे हमें ये चीज़ बार बार नहीं लिखनी पड़ती है। एंड इन लास्ट वी हैव क्या, व्हाट, int main। what is int main? int main is a main function of our C++ code। फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो ये आप आगे जाके सीखेंगे, बट int main आप ये समझ लें कि हमारा जो C++ का मेन फंक्शन है जिसमें सारी प्रोग्रामिंग हम लिखेंगे, जहाँ जो मेन रन करेगा जिस हिसाब से, वो फंक्शन हमारा C++ का मेन है। तो इसको डिक्लेयर करना लाजमी होता है int main को। विदाउट डिक्लेयरिंग इट हमारा कोड नहीं चलेगा। तो ये हमारा मेन पार्ट ऑफ द कोड है, और इस कोड के लिए ही हम ये सारी चीज़ें ऊपर डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं कि हम इसमें इस फंक्शन के अंदर इनपुट आउटपुट लेंगे, इसलिए हमने IOStream की लाइब्रेरी इंक्लूड करा दी।
हम इसके अंदर इनपुट आउटपुट में बार बार ये चीज़ हम ऐड नहीं करना चाहते, जैसे कि जो हम बार बार ऐड करते हैं हम नहीं करना चाहते, तो हम एक बार इसको यूज़ करने के लिए ये लिख देंगे। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ डिफाइन द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स इन एंड गेट, नॉर गेट एंड नॉट गेट। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुका है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। 2025 के अंदर हमने इसको यूज़ किया था, इसको समझा था, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन इज़ डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड अ फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट में क्या होता है डिफरेंस, ये भी हम आपको बता चुके हैं, बट थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देते हैं। एल्गोरिथम तो भाई एल्गोरिथम में क्या होता है, एक ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर स्टेप्स को डिफाइन करना, कि अगर हमें फॉर एग्जांपल चाय बनानी है, चलो चाय की एग्जांपल नहीं लेते हैं, हम कोडिंग से रिलेटेड ही कोई एग्जांपल लेते हैं, हमें दो चीज़ों का सम करना है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, टेक 1, टेक ए पहला स्टेप, टेक बी दूसरा स्टेप, ऐड ए प्लस बी, प्रिंट देयर सम। ठीक है, ये ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर हमने स्टेप्स लिख दिए, इसका मतलब हमारी जो प्रॉब्लम है उसका हमने एक एल्गोरिथम लिख दिया। और टू राइट अ कोड हमारे पास मेन चीज़ें ये दो चीज़ें होती है, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू राइट अ एफिशिएंट एंड अ गुड कोड। हमने जब इसका लिख दिया, अब हम इसी चीज़ को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है, फिर हम क्या आते हैं, रीड ए या टेक ए, फिर हम आते हैं टेक बी, फिर हम आते हैं सम के अंदर, फिर हम आते हैं प्रिंट सम, और आखिर में एंड। अब ये चीज़ जब हमारी बन जाती है फ्लो चार्ट के अंदर, तो हम इन दोनों की मदद से एक अच्छा सा एफिशिएंट सा कोड लिख सकते हैं, जिसके अंदर एरर के चांसेस भी कम होंगे। तो ये चीज़ आप डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक फ्लो चार्ट कैसा दिखता है, एक एल्गोरिथम कैसा दिखता है। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 विच इज़ डिस्क्राइब ट्री एंड ग्राफ। ट्री एंड ग्राफ क्या होता है, सबसे पहले इसको दिखता कैसे है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं हम, एक ट्री कैसा होता है, एक ट्री और ग्राफ कैसा। हमारे पास जो ट्री होता है, इसके अंदर हमारे पास एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर हर नोड का एक पेरेंट होता है, और एक जो सबसे ऊपर वाला नोड होता है, वो स्टार्टिंग नोड जो होता है वो हमारा पेरेंट नोड होता है। फिर उसका चाइल्ड होते हैं, फिर वो पेरेंट होता है और उसके चाइल्ड होते हैं। तो एक पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है इसके अंदर, और एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। बट ऑन दी अदर हैंड ग्राफ के अंदर हर नोड आपस में कनेक्ट होता है, और इसमें कोई पेरेंट और चाइल्ड वाला रिलेशन नहीं होता। दीज आर ऑल कनेक्टेड विथ ईच अदर, और जो है मीन से किसी तरीके से, नॉट कि हर कोई आपस में कनेक्ट है, बट किसी तरीके से कनेक्ट है। अगर इसको इधर भी जाना है तो वो घूम के इधर से उधर से जा सकता है। तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्री एंड ग्राफ। एंड लास्ट एंड द मेन क्वेश्चन इज ड्रॉ ट्रुथ टेबल ऑफ फॉलोइंग। ट्रुथ टेबल इन तीनों का अभी हम बनाएंगे, बट इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे, जिसके अंदर हम सारे ट्रुथ टेबल और गेट्स को कवर कर लेंगे। वो भी वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। तो नाउ सबसे पहले हम ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू a डॉट बी। व्हाट इज a डॉट बी? डॉट का मतलब है एंड गेट, और एंड का हमारा मेन फीचर ही क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्योंकि इस गेट के अंदर सबसे पहले ये दिखता किस तरीके से, इस तरीके से दिखता है। और ये क्या करता है, जब भी दो चीज़ें वन होंगी तो ही वन करेगा, वरना अदरवाइज ज़ीरो। तो दो चीज़ें हैं तो उनका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, ए बी, 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है,
तो ए डॉट बी हमारा किस तरीके से बनेगा, हमने अभी बताया है क्या करता है, एक तरीके से मल्टीप्लाई करता है। 0 0 क्या होता है 0, और 0 1 क्या होगा 0, और 1 0 क्या होगा 0, बट 1 1 क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 1। तो अगर हम देखें तो जब दोनों जगह 1 था तो ही 1 था, अदरवाइज हर जगह क्या था 0 था। नाउ हमारे पास है y इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। इसमें भी हमें तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड गेट यूज़ करना है। तो ए बी एंड सी, इसका क्या बनेगा हमारे पास 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1, और यहाँ पे आ जाएंगे 4 0 4 1। दीज आर द टोटल कॉम्बिनेशन जो कि इन तीनों में होंगे, इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन हमारे पास नहीं आते। तो अब हमारे पास इसका ए डॉट बी डॉट, सुनाओ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 0 0 0 का 0, एक 0 आ गया, बट नहीं दोनों 0 होने चाहिए, यहाँ भी 0। अब इसमें क्या है, 2 1 है, एक 0 है, बट मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा 0 ही आएगा। इसका क्या आएगा 0, इसका भी 0, इसका भी 0, बट यहाँ पे क्या है तीनों 1 है, मीन्स 1 1 1, तो इसका क्या आ जाएगा 1। तो इन लास्ट वी हैव ए बी और उसका कॉम्प्लीमेंट। इसको हम एक और नया गेट से भी जानते हैं जिसको हम कहते हैं बेसिकली नैंड गेट। ये सारी चीज़ें हम आपको वैसे एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे गेट्स के बारे में, ट्रुथ टेबल कैसे होते हैं, यहाँ पे सिर्फ सॉल्व करके दिखाते हैं हम आपको, ठीक है। तो ए बी और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, एंड देन उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। 0 0 1 1, ओ सॉरी 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। ए बी का अगर हम नैंड करें, मीन्स ए मल्टीप्लाई बाय बी करें, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, उसका ये आता है। बट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जैसे नॉट क्या होता है, जो इनपुट होगा उसका क्या कर देगा, उलट कर देगा। तो कॉम्प्लीमेंट भी उसका यही करेगा, क्या, जो भी इनपुट है उसको इन्वर्ट कर देगा। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये था हमारे सारा सेक्शन सी, और उम्मीद आपको समझ आया होगा। कोई भी अगर आपको मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको और डीपली समझाएंगे, कुछ भी होगा बताएंगे आपको। और ट्रुथ टेबल की वीडियो हम अलग से शूट भी करेंगे जिसके अंदर सारे गेट्स, सारे ट्रुथ टेबल को डिस्कस करेंगे किस तरीके से होता है, क्योंकि एक सेपरेट लंबा टॉपिक है, तो हम इसको अलग से कवर करेंगे लास्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।